अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस सीख को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम बात करेंगे जी मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था और इस हवाले से बहुत सारी तकरीबात भी हुई। हमने भी कोशिश की कि इस हवाले से अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस किया जाए। हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी ज़हनी सलाहियत है या उसकी सेहत है, वो किस तरह बरकरार रह सकती है। मेंटल इलनेस क्या होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसको जानेंगे भी। और एक बड़ा डिफरेंस होता है जो साइकियाट्रिस्ट का और साइकोलॉजिस्ट का होता है, इसको भी डिफरेंस को आज समझेंगे। किस स्टेज के ऊपर हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, जिस टाइप के माहौल है, जिस टाइप का एनवायरनमेंट है, फैमिली सिस्टम है, रवैये हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मुतासर करती हैं। उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जिनकी वजह से हम इस हद तक मुतासर हो जाते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन, एंजाइटी ये आम बिल्कुल लगता है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं-कहीं नज़र आए, ऐसा लगता है जैसे एंजाइटी हर दूसरे शख्स में मौजूद है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसको भी आज जानेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 19 66 966 यानी 03334966 आपकी कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और अपने मेहमान के साथ उन सवालात को शेयर भी करते हैं। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान का आपके साथ तारुफ करवाते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है नाज़नीन अकरम साहिबा ने, जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं और मैं बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। कैसे हैं आप, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मैं यहाँ से आगाज़ करूँगा कि सबसे पहली चीज़ आती है रवैये, जी, ठीक है? रवैये मुस्बत होंगे जी। तो मेंटल हेल्थ जो है खुद ब खुद मुस्बत या अच्छी हो जाएगी। तो रवैयों को मुस्बत कैसे किया जा सकता है? थैंक यू सो मच। आपने ये आई गेस सेकंड टाइम मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ और रवैयों को मुस्बित करेंगे तो ही हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बरकरार रहेगी। ये सर आपने अच्छी बात की है, लेकिन ये सिर्फ़ एक फैक्टर है। हुँ, ठीक है, एक्चुअली ये चीज़ जो स्टार्ट होती है वो हमारी फीलिंग्स एंड देन थॉट्स एंड देन बिहेवियर्स, ठीक है? यानी कि जो हम सोचते हैं, जिस तरह का हमारा एक एक्शन रिएक्शन होता है, जिस तरह का हम बिहेव करते हैं, जैसी हमारी गुफ्तगू होती है। आप देखेंगे एक अगर बॉस है, अपने जो सबॉर्डिनेट है या एम्प्लॉयी है, उसको अगर एक कॉम्प्लीमेंट सुबह दे दे, ठीक है? तो आप देखें उस एम्प्लॉयी का पूरा दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा। और इसी तरह अगर वो एक नेगेटिव कमेंट पास कर दे, तो आप देखिए वो पूरा दिन चिड़चिड़ा, इरिटेबल और गुस्से में एक उसका पूरी पर्सनैलिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हुँ। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो डेली रूटीन के छोटे-छोटे मुस्बित रवैये हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बिहेवियर्स, हमारी फीलिंग्स पे कितना पॉज़िटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। हुँ, बिल्कुल सही है। आपने एक स्पेसिफ़िक कंडीशन की बात की, जी, और मुझे जी, ये लगता है कि रवैये को जब भी हम डिस्कस करते हैं, जी, तो उसमें हर तरह का रवैया जो है वो हमें मिलता बिल्कुल। है। ख़ास तौर पर अगर हम फैमिली सिस्टम की बात करते हाँ हैं, जी, हमारे फैमिली सिस्टम में डिफरेंट टाइप का सिस्टम है, जिसमें जी, ख़ास तौर पर जॉइंट फैमिली की अगर हम बात जी, करते जी, हैं, तो उसमें अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना किस हद तक फ़ायदेमंद होता है। और ऐसे में जब बहुत सारे लोग एक ही जी, घर में मौजूद होते हैं और हर शख्स जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ सोच रखता है, जी, तो ऐसे में आपने जी। कैसे खुद को सही डायरेक्शन में रखना है और बहुत सारी ऐसी बातें या मैसेजेस हैं हुँ, जिनको आपने एब्ज़ॉर्ब भी करना है, जी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा सर, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ होती है कि आपका टॉलरेंस लेवल, हुँ, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग आउटस्पोकन होते हैं। हुँ, ये वेरी करता है आपकी पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या पर्सनैलिटी है। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, उनको आप देखें वो बहुत ज़्यादा लोगों में रहना ही पसंद करते हैं। उनको शायद जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, हुँ, रादर देन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं। सही। ठीक है? और उनके रवैये भी आप देखें वो ज़्यादा घुलना-मिलना पसंद नहीं करते, गैदरिंग पसंद नहीं करते, वो जॉइंट फैमिली को भी पसंद नहीं करेंगे। हुँ, और ये भी मुमकिन है कि वो किसी की छोटी-सी बात को भी बहुत ज़्यादा मतलब उनका सेंसिटिविटी लेवल इतना हाई होता है कि वो किसी की छोटी-सी बात को भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर
सवार सवार कर कर लेते लेते हैं, हैं बिल्कुल और सही। उसको ओवर थिंक करते हैं और उसकी वजह से बहुत जल्दी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। साइकोलॉजिकली तो ये सारी पर्सनालिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है, पर्सनालिटी ए, पर्सनालिटी बी, लेकिन जैसी हमारी सोसाइटी है जिसमें ज़्यादातर अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि न्यूक्लियर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उसकी एक भी रीज़न ये भी है कि हम दूसरों के रवैयों को टॉलरेट नहीं कर पाते, स्पेशली जो नेगेटिव पीपल होते हैं जो अपनी एक टॉक्सिक एनर्जी है या वाइब्स हैं वो दूसरों पे थ्रो करते हैं। उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा हाइपर आप कह लें सेंसिटिव हो चुके हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जो एक जॉबियन बंदा है उसे बाहर भी जाना है, बाहर भी लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करना है और घर आके अगर वो जॉइंट फैमिली में रहता है तो वहाँ पे भी बीवी की कंप्लेंट्स उसने सुननी है, बच्चों की रूटीन सुननी है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करती हैं। बिल्कुल सही। जैसे भी जी, आपने बात की कि जी, बहुत ज़्यादा कुछ लोग आउटस्पोकन जी, होते हैं। तो जी, आउटस्पोकन होने वाले जो लोग हैं, मैंने जी, अमूमन ये देखा है कि जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हम सोचे बगैर बोल जाते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से बाकी लोग जो हैं वो जल्दी हिट डिस्टर्ब हो होते जाते हैं, हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब हो ऐसे ही। जाते हैं। और लोगों का ये भी कहना होता है कि शायद ऐसे लोगों के पास आपका ट्रिगर पॉइंट होता है, जी, जिसको बार-बार वो ट्रिगर करते हैं और हमारी इरिटेशन डे बाय डे बढ़ती जाती है। पॉज़िटिविटी का हुँ, एलिमेंट वो है हुँ, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे ही। नेगेटिविटी वो है जहाँ जो आपको मिल रही है। जी। तो दोनों चीज़ों को एक डायरेक्शन में लाना मुमकिन होता है अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। अच्छा सर, इसमें आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? परसेप्शन इन अ सेंस कि देखें अगर एक पर्सन मुझे कैसे पता चलेगा कि उस पर्सन के पास मेरा वीक पॉइंट है, हुँ, ठीक है? ये भी मैं अपने रवैये से ही उसको रियलाइज़ करवा रही हूँ कि मेरा वीक पॉइंट आपके पास है, है, बिल्कुल ठीक सही। है? और वो कैसे कि अगर वो इंसान बार-बार ऐसी कोई बात कर रहा है जिससे मैं ट्रिगर हो रही हूँ, हुँ, इट मीन्स कि ये चीज़ उसको रियलाइज़ करवाएगी कि दिस इज़ माय वीक पॉइंट। हुँ, तो कोशिश ये करें कि किसी को अपने वीक पॉइंट की रियलाइजेशन जो है वो कभी भी ना करवाने दें। बेशक आपको ये लगे हुँ, कि ये बंदा मेरे बारे में ये चीज़ जानता है, ठीक हुँ, है? देखिए जिस चीज़ का आप जितना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे वो चीज़ उतनी ही दूसरे उसको ट्रिगर पॉइंट बनाएँगे, ठीक हुँ, है? तो कुछ चीज़ें जब ये कॉज़ेज़ की हम बात करेंगे तो फिर उसमें मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताऊँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बायोलॉजिकल भी होती हैं और एनवायरमेंटल भी होती हैं, हुँ, ठीक है? जो बायोलॉजिकल होती है वो तो एक चीज़ होती है कि हमारी फैमिली से ही रन कर रही है, ठीक है? अगर एंग्ज़ायटी पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी आती है। हुँ, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स बिल्कुल यही होते हैं जैसे हमारा फैमिली सिस्टम है, उसमें कुछ नेगेटिव पर्सन्स हैं, जिनका नेगेटिव एटीट्यूड है हुँ, टुवर्ड्स हमारे और दूसरी बात ये भी होती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपकी कामयाबी से वो थोड़े से ट्रिगर हो रहे होते हैं। हुँ, ठीक है? और वो क्या करेंगे आपके जो भी इस तरह के पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको हाइलाइट करना शुरू कर देंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेले में बताएँगे, सबके सामने, सबके हाँ। सामने वो हुँ, उसको हुँ, हाइलाइट किया जाएगा। जिसकी वजह से आप ये फिर समझना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है, हुँ, ठीक है? तो हालाँकि ऐसा होता नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ और ख़ामियाँ वो रखी हैं, लाज़मी है, ठीक है? बिल्कुल सही। तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, जस्ट डू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जी, बड़ी अच्छी बात की कि हर किसी में खूबियाँ भी होती हैं, जी, ख़ामियाँ भी होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की बातें सुनने के बाद या जी, समझने के बाद ख़ामियों को कंसिडर कर जाते हैं, खूबियों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही। ठीक है। सेकंडली, जब हम बच्चों की बात करते हैं, जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जी, अमूमन बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं जी, बिल्कुल। और उसमें बाकी बच्चे भी होते हैं और इकट्ठे बच्चे खेलते भी हैं, हुँ, 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 हुँ। लड़ाई झगड़ा भी होता है, एक दूसरे से चीज़ें सीख भी रहे जी, होते हैं। जी, तो जी। क्या ऐसे में बच्चों को कैसे हम राइट डायरेक्शन पे रख सकते हैं, उनकी जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी बरकरार रहे, हुँ, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो ग्रो भी करें, जबकि आपको पता है हुँ, कि आज के दौर को सामने रखते हुए जी, हमारा ज़्यादा असर जो है या हमारा ज़्यादा ज़ोर जो है वो हमारे बच्चों के ऊपर ही होता है, ऐसे ही। बाकी बच्चों के ऊपर नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। कैसे मुमकिन हो सकता है? सर एक तो चीज़ ये है कि बच्चों का कंपैरिज़न जो हुँ, है ना, वो एक इस तरह का पॉइंट है कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैंने बहुत बार ये देखा है, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, जिसमें अगर बड़े भाई के बच्चे एक स्कूल में हैं, तो छोटे भाई के बच्चे भी उसी स्कूल में हैं। हुँ, एंड लिटरली मैं ये उन पेरेंट्स को रिकमेंड
कर करके थक चुकी हूँ कि कभी भी जहाँ पे आपके कजन्स वगैरह हों वहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन ना उसकी करें। रीजन क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ऑटोमेटिकली एक तो परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, मार्क्स, ए ग्रेड, बी ग्रेड, कैटेगराइजेशन, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना ये बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देती है और बच्चों में ना चाहते हुए एक हॉस्टिलिटी की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि वो मुझसे बेहतर है, मेरी मामा ने उसको अप्रिशिएट किया है, मुझे डी ग्रेड किया है, मेरे मार्क्स कम आए हैं। बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं सही। और ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। और वो होते क्यों हैं? क्योंकि कंपटीशन की वजह बिल्कुल से। कंपटीशन आपने की वजह से। कंपटीशन की फिज़ा कायम जी, कर दी, जी, आपने जी, कंपैरिज़न करना शुरू जी। कर दिया और ये बेसिकली मुझे ये लगता है कि शायद उसमें काफ़ी हद तक कसूर जो है वो हम वालिदैन का ही पेरेंट्स का होता है बिल्कुल। और हम खुद इसी डायरेक्शन में आते हैं और बच्चों को भी ज़्यादा जी, मुतासिर करना शुरू कर देते हैं। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, जी, अब उसमें हम जनरल जब भी बात करते हैं कि जी रवैये असरअंदाज होते हैं, बड़ों के ऊपर तो हमें नज़र आता है। जी। क्या बच्चों को भी रवैये मुतासिर करते हैं? बिल्कुल सर, बच्चों को रवैये मुतासिर करते हैं। आप देखें डिस्प्यूटेड फैमिलीज़ या ब्रोकन फैमिलीज़ जो होती हैं, उनके बच्चों की पर्सनैलिटी में एक वाज़ेह जो इम्पैक्ट होता है वो नज़र आता है। हुँ, ठीक है, वो या तो शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स पे। ये अभी पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया था। मैं नाम तो नहीं उनका रिवील करूँगी लेकिन ये कि वो बच्चा टिकटॉक पे भी हुँ, है, फेमस है, वीडियोज़ बनाता है और उसकी मदर आई हुई थी। हुँ, ठीक है, अब पेरेंट्स की सेपरेशन हुई हुई है और बच्चा जो है वो नेग्लेक्टेड है। ठीक जी। है, ही इज़ हुँ, ऑलमोस्ट 20 इयर्स ओल्ड। हुँ, हुँ, तो अब देखिए ये थ्रू आउट उसने ट्रॉमेटिक लाइफ गुजारी है। हुँ, ठीक है, उसने बचपन से अब रिसेंटली उसके पेरेंट्स की सेपरेशन हुई है हुँ, तो उसे थ्रू आउट एक इस तरह का माहौल देखा है जिसमें पेरेंट्स उसके झगड़ा करते थे, बच्चे को निग्लेक्ट करते थे, मदर उसकी वर्किंग लेडी थी हुँ, और अब ये हालात है कि उसका छोटा भाई ने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है और वो उसमें बड़े भाई को एंटर नहीं होने देता। हुँ, ठीक है, मदर को वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, उनको मुखातिब नहीं कर रहे, उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे। हुँ, ठीक है, तो एक रिबेलियन वाली फीलिंग्स, उनकी पर्सनैलिटी इतनी डैमेज, इतना फेमस होने के बावजूद ही वाज़ इन ग्रेट डिप्रेशन। हुँ, बिल्कुल सही। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोसाइटी में हमारे एनवायरनमेंट के जी, साथ-साथ सोशल मीडिया हमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ कर बहुत रहा ज़्यादा है। इवन बिल्कुल। कि मैं लास्ट टाइम कुछ दिन पहले एक जी, प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था, जब हम कंटेंट की बात कर रहे थे, तो मेरे जो मेहमान थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम लोग एक बेसिकली एक फेक लाइफ़ जी, 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 इमेजिन करते हैं। बिल्कुल, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं बिल्कुल तो ऐसे ही मतलब आर्टिफिशियल हम इस हद तक हो जाते हैं जी, कि हमें हमारा असलीपन जो है वो कहीं दूर कहीं चला गया लगता है। तो ऐसे अब ही। जो आपने बात की ये बिल्कुल जी, सिमिलर वैसी जी, ही है जी, कि उन्होंने अपने गिर्द जो है वो अपनी एक कम्युनिटी एक अपनी कम्युनिटी क्लास बना जनरेट ली की है, है उसको बना बिल्कुल, ली है, उससे बाहर ना निकलते हैं ना निकलना चाहते हैं। ऐसे ही तो है। ऐसे में डिप्रेशन जी, एंजाइटी बच्चों का जी, जो है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और हुँ, ख़ास तौर पर ये जो आप एज की बात बता रही हैं जी, टीनेजर्स जो जी, बच्चे जी। होते हैं इस एज में जो ट्रॉमा होता है वो कितनी देर तक बच्चों को इन्फ्लुएंस रखता है और क्या ये पॉसिबल है कि आफ्टर दैट टाइम हुँ, स्पेसिफिक हुँ, टाइम हुँ, हुँ, हम इसको रिमूव कर पाएँ हुँ। या उनके दिमाग से ये नक्श मिटा पाएँ? सर उसमें बहुत बड़ा रोल होता है साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर का, हुँ, पेरेंट्स का। अगर तो आपके फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपके बच्चे को इस टाइम अशद ज़रूरत है किसी थेरेपिस्ट की, हुँ, किसी साइकोलॉजिस्ट की जिससे देखिए इस पूरी सिचुएशन में बच्चा इस काबिल नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट कर सके या घर में किसी मेंबर पे ट्रस्ट कर सके और अपनी बात को रिवील कर सके, हुँ, ओपन अप हो। सही। ठीक है? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लें। हुँ, ठीक है? और जैसे अब उनकी मदर ने रियलाइज़ किया कि भई मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया है। हुँ, उसके वीपिंग एपिसोड्स हैं, उसने बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर दिया है, उसने वीडियोज़ बनानी छोड़ दी। अब देखिए, हुँ, हमें पता कैसे चलेगा कि एक इंसान डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है या वो किसी भी मेंटल इलनेस का शिकार है, उसकी हुँ, मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, हुँ, ठीक है? कि जब आप सोशल विथड्रॉल कर ले रहे हैं, आपकी
एपिटाइट, आपकी स्लीप डेप्रिवेशन होना शुरू हो जाती है, एपिटाइट आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, आपने फ्रेंड्स से मिलना छोड़ दिया है, ठीक है। ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं जिससे आपको पता चलना शुरू हो गया है कि आपकी सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। आप एक जो रूटीन लाइफ जो डेली बेसिस पे आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे वो आप नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीजें आपको लीड कर रही होती हैं कि आप एज सुन एज पॉसिबल किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करें, ठीक है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी काउंसलर को, किसी भी ऐसे पर्सन को जिससे आपको लगता है कि मैं इसे अपने जो भी कैथारसिस हैं या अपनी बात को ओपन अप कर सकता हूँ, तो आप जरूर करें। बिल्कुल सही है। ऐसे बच्चों का जो किसी स्पेसिफिक ट्रॉमा में होते हैं, उनका उसमें से निकलना किस हद तक आसान होता है या कितनी जल्दी मुमकिन होता है? सर इट डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी लेवल। अगर तो बच्चे का ट्रॉमा जो है वो चाइल्डहुड है एंड नाउ ही इज 20 और 22 इयर्स ओल्ड, तो जाहिर है उसकी लाइफ में और भी बहुत कुछ होगा जो उस जगह को रिप्लेस कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा, वो फ्लैशबैक्स उसको आ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि बहुत अरसा गुजरने के बावजूद आप उस ट्रॉमा को भूल नहीं पाते। उसके लिए ये है कि आप जब जिस भी काउंसलर या कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो प्रॉपर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बताता है जिसमें साइकोथेरेपीज हैं, काउंसलिंग है, आपकी मोटिवेशन को हाई किया जाता है, आपकी रूटीन इस तरीके से सेट की जाती है जिसमें आपकी लाइफ में और बहुत कुछ इस तरह का आ जाता है जो उस चीज को आप कह लें ब्लर कर देता है आपकी लाइफ में से, और ये चीजें बहुत हद तक फेड हो जाती हैं, निकल जाती हैं आपके दिमाग से, लेकिन उसके लिए बहुत एफर्ट की जरूरत है। बिल्कुल सही। नाउ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अमूमन हमें अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं। जी। और वो कैरेक्टर्स वो होते हैं जो बेसिकली जिनका इंटरेस्ट आप होते हैं, वो अपने ऊपर बात कम करेंगे लेकिन आपके इंटरेस्ट को ज्यादा डिस्कस करेंगे। ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो खुद से डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको डिस्कस कर रहे होते हैं, आपके बारे में कॉन्शियस होते हैं, आपकी फिक्र होती है। मैं पता नहीं क्या वर्ड यूज करूँ इसके बारे में कि फिक्र कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो आपको लेकर हद से ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। और हमें ये लग रहा होता है कि भाई मैं तो इसको कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे बारे में था कॉन्शियस क्यों, और वो अल्टीमेट आपको डिप्रेशन में लेकर जा रहे होते हैं। अच्छा सर, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, इसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। उसमें ये होता है कि जो चीज डिफेंस मैकेनिज्म की काफी सारी टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में ये होगा कि जो पर्सनालिटी मेरी है, जो चीजें मैं अपने लिए फील कर रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे पास नहीं है, और वो मेरे किसी साथी के पास है, ठीक है, या मेरी किसी कोलीग फ्रेंड के पास वो चीजें मौजूद हैं, तो आई विल बी कॉन्शियस, ठीक है। मैं उससे पूछूंगी कि आपने ये चीज कैसे हासिल की, ठीक है, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आपने ये सर्टिफिकेशन किस चीज के जरिए ली, आपके पास फाइनेंस कहाँ से आया, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली उस चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाऊंगी, और डेफिनेटली नेक्स्ट पर्सन उस चीज को लेके कंसीडर करेगा कि ये पर्सन क्यों मेरे बारे में इतना कॉन्शियस हो रहा है, ठीक है। तो वो ये चीजें होती हैं कि एक्चुअली ये डिफेंस मैकेनिज्म हम अपनी एंजाइटी को कोप करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ में सब्लिमेशन आ जाती है कि हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कैसे करते हैं, या हम अपनी नेगेटिव जो पर्सनालिटी है उसको प्रोजेक्ट कैसे करते हैं अगले बंदे पे। तो there are a lot of people with different kinds of personalities. बिल्कुल सही है जी। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पर्सनालिटीज के साथ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो हमारे ऊपर असरअंदाज भी होते हैं, और बाज़ औक़ात शायद बहुत सारी जगहों पर कुछ लोगों को भी लग रहा होता है कि शायद हम उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी है और सोसाइटी जो है वो लोगों से मिलकर बनती है और एक दूसरे के ऊपर उसका असर ज़रूर होता है। आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नाज़रीन अकरम साहिबा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को जारी रखेंगे। सो कहीं जाइएगा, मत मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Meher. It's an immense pleasure to be the part of this show with our distinguished guest, Ms. Afshin Javed. She's head of Department of Design and Interiors at the University of Faisalabad. She's graduated from NUST and she has a prompt personality.
Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Thank you so much for coming to this show. Lovely. I think it will be my pleasure. Ma'am, being a head of department, can you please give us a brief introduction related to your design and interior department? Yes, definitely. Department of Design and Interiors. We has been established since 2014, and it's gonna be mashallah 10 years now in September 2024, and we will be inshallah celebrating our 10-year anniversary as well. We basically offer 2 degrees as undergraduate degree programs. One is Bachelor of Interior Design and the other one is Bachelor of Graphic Design. These 2 degrees are 4-year programs, and then we also offer 2-year associate degree programs in the same title, Interior Design and Graphic Design. And from this year onwards, inshallah, we are also offering Masters in Interior Design. So it's a That's really graduate great. degree of 2-year span. Okay. And we are taking admissions in spring 24 and fall 24 for master's degree as well. Okay, ma'am. Thank you so much. How do you stay connected with academia and field demands? And how do you engage your students? कि उनको किस तरह से pursue करते हैं आप parents को, students को कि वो आएं इस field में खुद को जो है वो flourish करें? I think both the degrees that we are offering either graphic design or interior design, I believe it's the demand of the day. You cannot anything and everything that we're dealing with, the entire scope of our lifestyles revolve around, like if you look around yourself, we're actually in a studio and that had to be designed by an interior designer. Or, this entire interview will eventually be edited by a graphic designer. So these Yes. degrees, they kind of revolve around all the disciplines, and their placements also are going to be in all the disciplines. So our department are producing graduates that are capable of working in the field, and they are equipped with the right knowledge, they are equipped with the right skills to operate and manage in the field. And hence, eventually, when they do graduate, it is very easy for them to get placed in the right positions all across Pakistan. So few of our graduates are actually working in Karachi, and few of them have gone to Lahore, and some of them are working in Faisalabad itself. So it's just that students, definitely one does need to have an interest. It means you are trying to encourage experimental work. Yes, we are encouraging experimental. It's just that our curricula is designed in a way that that entire syllabus has studio hours and theory hours. So it is Okay. designed in a way that they have to design projects, they have to work on them, and eventually when they do go in the field in any of the positions, as like if they're doing their own job or if they're doing their own practice, so it's the same. It's going to be the same for them. So what do you think, how it can be and how much it can be challenging? Because as you know, the technology is so vast and there are so many innovations. Then how can you relate your academia? So the thing is, our entire curricula, be it graphic design or interior design, is designed to meet the requirements of the field. Okay. It is designed in a way that every year we are conducting these board of studies meetings, and in which we are calling experts to from the field to come and tell what is the requirement of the field and how can we Exactly. integrate that into our curricula. So the entire curricula is designed in a way and is revised every year upon the needs of the day. Exactly. And the entire the courses are all software based. So by default, we are integrating the need of the technology, or being tech savvy. All the students and know how to operate these softwares and work on them and then produce the work. Yes, it is challenging because, things are getting changed every day. Yes. But that's why we are here. We are, meeting the demand of the field, the industry, and our students are well prepared and well equipped to match those requirements. So what do you think, being a head, definitely you are going to supervise a lots of things at the very same time. So is there any specific society under your kind supervision, under the Department of Designs and Interiors? We do have 2 societies. One that is working with graphic design curricula and the other one that is working with interior design. Okay. But they both come under the umbrella of arts and design. It's called an Arts and Design Society.
and we cover, a lot of workshops and seminars, hands-on workshops regarding a lot of different fields of visual arts. So like 2 weeks ago we conducted a workshop on clay pottery, and last month we conducted a workshop on lino cut printmaking. So these societies, we all the students are then and again engaged with any activities related to visual arts or design, Yes. and are occupied with whatever their interests are, and they're going about it. Ma'am, as we all know, there are a lot of stuff, there are a lot of things that are going to be happen because this is the era of artificial intelligence. So what you think? How can you up to date your faculty, and how could you motivate the students to be the more and more engaged in the upcoming This competitions? artificial intelligence, AI topic is the talk of the town these days. It's like a hot favorite Exactly. topic for everyone to Yes. discuss. I believe, like any other technology, yes, it is a tool, a medium that Yes. students have to adopt, that Okay. faculty has to adopt. Hmm. But then and again, if you don't have your like this over here is the supercomputer all human minds Exactly, have. yes. So this is the one that you need to use in order to use that AI technology. Yes. And this is what I tell my students as well. Hmm. So yes, we do engage them with the right kind of softwares on artificial intelligence as well, and we teach them how they can write prompts and get the right kind of information out of it. But to get that information is one thing, but to process it, analyze it, and then use it as an input in their design projects is another thing. And that is what we teach our students over here, that how to analyze all of this information and the research they are doing, Yes. and how to convert into a positive input for all of their design projects that they're So what kind of research work? To be honest, anything and everything, but Okay. it is most of our design projects are user centered. They are functionality based. So Are they specifically for the final year students? no, that is also a very interesting, जी वेलकम बैक। आप सुनाए प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर, और मैं हूं फरूख शेख। मेरा और आपका साथ रहेगा जी इंशाल्लाह 2 बजे तक। आज हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में, और किस हद तक ज़रूरी है हमें ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहना, इसको डिस्कस किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमें मुतासिर करते हैं, जिनकी वजह से हम अक्सर औकात अपना आप बीमार महसूस करते हैं, और बेसाख्ता हमारे मुंह से निकल जाता है कि हम डिप्रेशन में या एंजाइटी में। उसकी रीजंस क्या है, उनको डिस्कस किया जा रहा है। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जी नाज़रीन अकरम साहिबा, जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे और वो सवालात थे जो अमूमन हमारी सोसाइटी में गर्दिश करते हैं, और लोग एक दूसरे के बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो जनाब आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेकर, और मैं नाज़रीन साहिबा से ये जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं जी डिप्रेशन की या एंजाइटी की, तो हमें ये लगता है कि हर दूसरा शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। और पहले तो ये डिफरेंस हम हमेशा क्लियर करते हैं, लेकिन लोगों के लिए आम फहम जुबान में इसमें डिफरेंस कोई भी नहीं है, जी और लोग इसको समझते हैं नहीं मुझे डिप्रेशन भी हो गया या मुझे जी। एंजाइटी होगी। तो बेसिकली ये है क्या जी और क्यों हो जाता है, इसको भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। सर बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि जो भी आपके पास ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उससे रेलिवेंट जो भी आपको फ्लैशबैक्स आते हैं या आपको एक रिग्रेट, एक आप कह लें सैडनेस की फीलिंग होती है, वो आपका डिप्रेशन होता है जो आपके पास्ट रेलिवेंट इवेंट से रिलेटेड होता है। लेकिन जो एंजाइटी है वो आपके अपकमिंग इवेंट्स से रेलिवेंट जो भी फियर है, ठीक है, जो डर खौफ है या किसी भी चीज़ को लेके आप एंग्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ मुझसे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जैसे टेस्ट एंजाइटी है, एग्जाम एंजाइटी है, डेथ एंजाइटी है, ठीक है, जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं उसको लेके अगर आप परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो वो एंजाइटी है, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा है कि हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन एंजाइटी है, देखिए हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो दे डोंट नो, दे डोंट हैव इनसाइट एक्चुअली व्हाट दे हैव, ठीक है, मतलब उनको इशू क्या है ये उसका नॉलेज उनको नहीं होता। अगर स्ट्रेस भी है किसी भी चीज़ पे, वो परेशान भी हैं, तो वो यही कहेंगे कि मुझे डिप्रेशन है, जबकि उनको डिप्रेशन का मीनिंग भी नहीं पता होता। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, और ये ऐसे नहीं होता कि आज आप बिल्कुल ठीक हैं और कल आपको डिप्रेशन हो, ठीक है। DSM में
जो कि हमारी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बुक है, उसमें प्रॉपर इसके सिम्टम्स विद ड्यूरेशन मौजूद है, ठीक है। तो जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट किसी को क्लिनिकली डायग्नोज करता है तो प्रॉपर आपसे पूछा जाता है कि कब से, ठीक है, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो परेशान हैं, वीपिंग एपिसोड्स हैं या आपका दिल नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कब से है। अगर उस एक क्रॉनिक आप समझ लें सिचुएशन आपकी चल रही है, फेस चल रहा है और आप उसमें से कोशिश करने के बावजूद नहीं निकल पा रहे, इट मीन्स यू नीड साइकोथेरेपी। बिल्कुल सही है। डिप्रेशन की जी। जैसे भी आपने बताया कि हर शख्स की जुबान पर होता है जी। कि जी डिप्रेशन है, जी। जबकि उनको पता नहीं होता कि डिप्रेशन जी। का मतलब जी। क्या है। चलिए ये बड़ों में तो ये बात आम है, जी। बच्चों में भी ये आम हो गई है और बच्चे भी बड़ों की तरफ देखकर कहना शुरू हो गए जी। कि जी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा हूँ आपके जी। रवैये जी। से। जी। ये डिप्रेशन का वर्ड जो है ये बच्चों को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेट जैसी सिचुएशन को जी। हम जी। सीखते हैं या देखते हैं, हुँ। तो क्या हम उसी सिचुएशन में चले जाते हैं? अगर बच्चों को सामने रखते हुए ये बात की जाए। अ, अच्छा, यहाँ पे पहले मैं बच्चों के हवाले से बता दूँ कि बच्चे जो है बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, हुँ, ठीक है? और साइकोलॉजिकली ये तो प्रॉपर इस पे एक थ्योरी है कि बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है उससे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। हुँ, जैसे पेरेंट्स करेंगे, कहेंगे, बच्चे उसको फ़ौरन से पिक कर लेंगे विदाउट नोइंग कि उसका मीनिंग क्या है, हुँ, ठीक है? बच्चे ने एक वर्ड सुना और उसको पिक कर लिया और उसको रेपिटेटली आप कह लें कि उसको अगेन एंड अगेन अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना लिया है, तो डेफ़िनेटली उसको नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है, हुँ। ठीक है? जबकि पेरेंट्स तो जानते होंगे। अ, दूसरी बात आपने किस सवाल अच्छा, से पूछी अब है? जो कि जो डिप्रेशन की जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो वो अपने बच्चे ऊपर उस चीज़ को सवार कर अपने लेते ऊपर हैं। सवार कर लेते हैं। बिल्कुल, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड है चाइल्डहुड, उनकी बहन ने भी एमएस किया हुआ है साइकोलॉजी में, हुँ, मास्टर्स उन्होंने किया है लाहौर से और वो मेरे पास आई हैं। उन्होंने जब अपना मसला बयान किया है, उनका मसला ये था कि साइकोलॉजी की बुक में जो-जो डिसऑर्डर वो पढ़ती जा रही थीं, उसको वो अपने ऊपर सवार कर रही थीं। हुँ, उनको लग रहा था कि उनको डिप्रेशन भी है, एंग्ज़ायटी भी है, ओसीडी भी है, ठीक है? हुँ, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों को लेके इतने सेंसिटिव हो चुके होते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव हो चुका होता है, हुँ, ठीक है? जैसे ही आप उस वर्ड को सुनते हैं, आपका फ़ौरन से ब्रेन उस चीज़ को वर्क करना और प्रोसेस करना शुरू कर देता है, हुँ, ठीक है? उस चीज़ से आपने कोप कैसे करना है, ठीक है? कोपिंग स्ट्रैटेजी आपकी ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, इनर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनर इन अ सेंस लाइक किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें, हुँ, ठीक है? काम रहें। इस तरह की सिचुएशंस में जितना आप अपने मसल्स को, अपने ब्रेन को पुरसुकून रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल सही। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका समझ लें बॉडी और ब्रेन का मैकेनिज़्म ऐसा होता है, आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को ऑप्ट नहीं करते। हुँ, आपकी कोपिंग स्किल्स बहुत वीक होती हैं। हुँ, तो हम अपने क्लिनिक में ये सारी स्ट्रेटजीज़, डीप ब्रीथ, पीएमआर, रिलैक्सेशन थेरेपी एक्चुअली इसको कहते हैं हम, और ये सारा कुछ सिखाया जाता है प्रॉपर। बिल्कुल सही। बेसिकली जी। 2 टर्म्स होती हैं, जी। एक होती है नॉर्मैलिटी, हाँ जी। दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं मेंटल इलनेस। बिल्कुल। तो जिसको हम एबनॉर्मैलिटी नहीं बोलते जी। और ये बोलने में भी इतना कंफर्टेबल वर्ड नहीं लगता जी। है, तो जी। मैं इन जी। दोनों का डिफरेंस भी जानना चाहूँगा आपसे। सर, नॉर्मैलिटी की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो शायद हर पर्सन की नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन उसकी अपनी ही होगी अपने और वो वेरी रवैये के करेगी, मुताबिक है, बिल्कुल ठीक सही। है? लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू थ्योरिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के देखें, तो हर वो चीज़ जिससे नॉर्मल वे से हम डेविएट कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? एक इंसान अगर नॉर्मल रूटीन में चल रहा है और वो उससे डेविएट कर रहा है या डिसफंक्शनिंग उसकी स्टार्ट होगी, उसको लग रहा है कि मेरे अब सर में दर्द है या मैं कोई काम हुँ, शुरू करने लगता हूँ, तो मेरे पेट में, जैसे अक्सर बच्चे जो है वो बहाना लगाते हैं स्कूल जाते हुँ, हुए कि मेरे हुँ, पेट में दर्द शुरू हो गई बिल्कुल। है, ठीक है? देखिए डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो गई, उससे फिर क्या हुआ, आपको डिस्ट्रेस होना शुरू हो गया, हुँ, ठीक है? ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि ये 4 चीज़ें होंगी, इसको 4 डीज़ कहा जाता हुँ, है। डिस्ट्रेस, डिसफंक्शनिंग, डेंजर और सही द है, फोर्थ डेंजर वन। ज़ोन। हुँ, जी। तो ये 4 चीज़ें होंगी तो आप नॉर्मैलिटी से डेविएट कर जाते हैं, हुँ, ठीक है? और वो फिर मेंटल इलनेस की तरफ आप लीड कर रहे हैं, सही है, ठीक बिल्कुल है? सही। जी। अच्छा, मेंटल इलनेस की आपने ज़िक्र किया, जी, तो जी, ये जी। इसमें कब हो सकता है? मतलब ये जब डिसऑर्डर होता जी, है या हम जी, मेंटल इलनेस में चले जी। जाते हैं,
स्पेसिफिक रीजंस होती हैं, जी या फिर हमें ये लगता है कि जब भी हम नॉर्मल बिहेवियर से हट जाएंगे, जी इसका मतलब ये कि मेंटल इलनेस जो है वो हमारे ऊपर, डिसऑर्डर जो है वो शुरू हो चुका है? उससे इट डिपेंड्स ऑन कि इसकी कॉज क्या है। हम्म ठीक है, कुछ की बायोलॉजिकल रीजंस होती हैं। हम्म ठीक है, मतलब एक फैमिली में रन कर रहा है तो आगे बच्चों में भी वो 50% चांसेस होते हैं हम्म होने के। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, हम्म अगर बायोलॉजिकली नहीं है, जेनेटिकली नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल हेल्दी है, आप मेंटली बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप एक स्ट्रेस वाले माहौल में चले गए। ठीक सही। है, जो आपने जॉब स्टार्ट की है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। मैंने हम्म एक रिपोर्ट देखी थी कुछ दिन पहले। एक इंडियन खातून थी, आई गेस उन्होंने सीए किया हुआ था या हम्म सीएसएस, कुछ इस तरह की उनकी एजुकेशन थी, और शी वाज वेरी हैप्पी, उनको बहुत अच्छी एक जॉब मिली और इमीडिएटली उनको, मतलब आफ्टर उनकी कंप्लीशन ऑफ डिग्री जो है उनको जॉब मिल गई। लेकिन उनकी विद इन फ्यू मंथ्स आफ्टर ज्वाइनिंग हर जॉब उनकी डेथ हो गई। और डेथ की जो कॉज थी वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा अपनी जॉब का प्रेशर ले गई थी, और उसकी वजह से जॉब के आवर्स इतने ज़्यादा हेक्टिक थे कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, वो खाना पीना भूल गई थी, स्लीप डेप्रिवेशन, एपिटाइट डिस्टर्ब, स्ट्रेस क्रॉनिक इलनेस में कन्वर्ट हो गई, और एट द एंड जो है उनकी उनकी डेथ हो डेथ गई। हो गई, जी बिल्कुल सही है। अच्छा जी, साइकोलॉजिस्ट के पास या जी साइकेट्रिस्ट के जी पास हमें कब जाना है और कैसे डिसाइड होगा कि हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या जी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है? सर, जाना कब है उससे पहले मैं पहले थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं कि एक तो क्रीडेंशियल्स जो तालीमी असनाद होती हैं, आप वो कह लें उसमें डिफरेंस होता है। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो एक जो हमारे जर्नल फिजिशियन आफ्टर स्पेशलाइजेशन वो जो करते हैं एमबीबीएस के बाद हम्म साइकेट्री में, उसको हम कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट है। ठीक है, एंड दे रिकमेंड और प्रेस्क्राइब द मेडिकेशन। हम्म ठीक है, और मेडिकेशन की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपकी प्रॉब्लम का सीवियरिटी लेवल बहुत हाई है। हम्म ठीक है, या फिर आपकी मेंटल इलनेस जो है उसकी कैटेगरी ड्रग अब्यूज़ है। हम्म ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में हम रिकमेंड करते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास लाजमी जाएं। ज़ाहिर है उनकी ब्लड टेस्टिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें मेडिकेशन लाजमी है। हम्म ठीक है, या फिर जो भी मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसका बहुत सीवियर लेवल है। ठीक है, अदरवाइज अगर माइल्ड लेवल है या आपको वैसे स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर काउंसलिंग और फॉर गाइडेंस। ठीक है, कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए, अपनी रूटीन में आपको क्या चेंज चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। जी सही है। हम साइकोलॉजिस्ट के पास अक्सर जाने से जी घबराते हैं या जी कतराते हैं, जी उसकी रीजन क्या समझ, क्योंकि अब तो बहुत हम्म, ज्यादा आम हो गई है ना ये जी बात। जी जैसे हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि कई साल पहले तक शायद बड़ों को भी नहीं इल्म होता था कि वो जी डिप्रेशन में है, जी और अब बच्चे बच्चे को भी पता होता है कि वो डिप्रेशन क्या होता है। तो क्या रीजन है कि इतना आम होने के बावजूद हम जी लोग किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने जी से, बात करने से, शेयर करने से कतराते घबराते हैं कि अगर हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? जी सर, असल में ये हमारे मिथ्स हैं। हम्म ठीक है, एक मिथ ये भी है लोगों का कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है वो पागल होता है या उसको लेबल मेंटली कर सिक है, दिया, बिल्कुल मेंटली सही। सिक है, हम्म उसको लेबलाइज कर दिया जाता है। तो होता ये है कि वो इंसान तो क्योर हो जाता है। हम्म ठीक है, लेकिन जो उस पे लगा हुआ टैग होता है हम्म वो कभी लोग नहीं हटने देते। सही। ठीक है, तो उसको उस लेबल से बुला बुला के उसको इतना इरिटेट कर देते हैं कि वो बेचारा उस अपनी स्टेट से बाहर आता ही नहीं। हम्म ठीक है, तो इसलिए किसी भी रिहेबिलिटेटिव आप कह लें सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी फैमिली की सपोर्ट, आपकी कम्युनिटी की सपोर्ट। ठीक है, हम्म जब तक आपकी कम्युनिटी भी हेल्दी नहीं होगी, आप देखिए अगर एक इंसान लाइक ही इज़ ड्रग एब्यूज़र, हम्म ठीक है, अगर वो नशा करना छोड़ भी देगा, वो मेडिकेशन भी ले रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो फिर दोबारा से उसी माहौल में जा रहा है जहाँ पे उसके दोस्त ऑलरेडी नशा कर रहे हैं, हम्म तो डू यू थिंक कि वो ठीक होगा? वो तो फिर अपनी पुरानी वापस स्टेट में आ आ जाते हैं, जाएगा। बिल्कुल सही है। सो फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर हमें अपनी फिजिकल हेल्थ जी के साथ साथ जी मेंटल हेल्थ को भी जी बरकरार रखता है, हमें तंदुरुस्त रहना है जहनी तौर पर, जी हमें क्या करना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपके रवैये जो हैं
वो ही किसी की मेंटल हेल्थ और अनहेल्दी होने का कॉज बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं खुद को अपने बिहेवियर को ठीक करूं। ठीक है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या जिन फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हैं, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि कोई भी इस तरह की बात, इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का एक्शन परफॉर्म ना करें जिससे कोई भी इंसान हर्ट हो। ठीक है, या उसको बुरा लगे या वो स्ट्रेस में हमारी वजह से चला जाए। बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगे कि एक इंसान कुछ इस तरह की मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि इंसान की लाइफ में बहुत इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं जो चाहते हुए या ना चाहते हुए, लाइक आप देख लें, अब डाइवोर्स रेशो लोगों का बहुत ज़्यादा इंक्रीज बढ़ती हो रहा जा है, रही है, उसकी वजह से ट्रॉमेटिक इवेंट है, एग्जैक्टली है। कोई भी खुशी से इस तरह की चीज़ें नहीं करता। दूसरी चीज़ ये कि ब्रोकन फैमिली में फिर आप देखें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो आप उन बच्चों का सोचें। ठीक है, और अगर आपको लगे कि आपकी वजह से आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो काइंडली इस तरह की चीज़ें ना करें जिसकी वजह से आपके बच्चों की पर्सनैलिटी डैमेज हो। बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। तो जनाब, आज हमने बात की है मेंटल हेल्थ के बारे में, किस तरीके से अपनी ज़हनी सेहत को बरकरार रखा जा सकता है और पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज का ख़ास तौर पर हमने प्रोग्राम इसीलिए प्लान किया कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक्टिविटीज़ इस हवाले से हुई उनके बारे में जो आम फहम सवालात हैं उनको भी ज़ेर बहस लाया जाए, उनके ऊपर डिस्कशन की जाए। मैं जाने से पहले से ये कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में एंजाइटी, डिप्रेशन ये आम हो चुका है, लेकिन इसके आम होने में जहाँ पर हम दूसरे लोगों को कसूरवार समझते हैं, सोसाइटी में जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, उससे ज़्यादा हमारा अपना अमल दखल है। क्योंकि रेसिपिएंट हम खुद हैं। हम किसी की बात को खुद से एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और तवक्को भी लगाते हैं। तवक्को जहाँ पर आपको ज़रूरी है, जहाँ पे आपका सोशल बॉन्ड ऐसा है, वहाँ पर आपकी तवक्कुआत लाज़मी होती हैं। लेकिन अगर आप इसको इस हद तक अपने ऊपर सवार करेंगे, तो वो अल्टीमेट आपको डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में मुब्तला करता है। सेकंडली, रवैयों की बात की नाज़नीन साहिबा ने, और बहुत खूबसूरत बात है कि अगर आपने ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहना है, अपनी सेहत को बरकरार रखना है, तो रवैयों को मुस्बत करें। आपका रवैया मुस्बत होगा, तो जहाँ से आपको कुछ मनफ़ी भी मिल रहा है, वो भी खुद ब खुद मुस्बत होना शुरू हो जाएगा। इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात अगले प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में फिर होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।